तो हेलो एवरीवन भाई, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बायोलॉजी का यार क्लास 12th का ये चैप्टर नंबर 3 है। और इसका वन शॉट हम करने वाले हैं, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से भाई रीड करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। इस वीडियो के बाद भाई इस चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा भाई, कंप्लीट वन शॉट है इस चैप्टर का। ठीक है, पूरा मैं थोड़ा थोड़ा मतलब पूरा मर्ज करा के वन शॉट डाल दूँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो भाई यहाँ से ये चैप्टर ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक भाई डेफिनेशन आ जाती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है भाई? एक रिप्रोडक्शन के ऑर्गन का नॉर्मल फंक्शन करना, ठीक है, और हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना। लेकिन WHO ने इसकी भाई एक और डेफिनेशन दी, मतलब वाइडर पर्सपेक्टिव बताया। और वो वाइडर पर्सपेक्टिव क्या है कि भाई मतलब नॉर्मल फंक्शन तो ठीक है, और हेल्थी ऑर्गन्स भी ठीक है, लेकिन भाई बंदा जो है ना, जो भी है ना, रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट में एकदम फिट होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, बिहेवियरल हो या सोशल। भाई सोशल इंसान कैसे रह रहा है ना, वो भी एकदम ओके होना चाहिए। तो उसको WHO के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन आई कि इमोशनली, है ना, बिहेवियरली। तो ये चीज़ आपको WHO के अकॉर्डिंग लिख के आनी है अगर एग्ज़ाम में आए तो। ठीक है, तो ये कैसे अचीव किए जाते हैं और हमने इसके लिए क्या स्टेप लिए, तो अब उसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज़। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी और उनको फेस करने के लिए हमने क्या क्या स्ट्रेटजीज़ बनाई। तो भाई देखो, इंडिया वॉज द अमंग फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इनिशिएट द एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पे इंडिया की ऐसी पहली कंट्री थी पूरे वर्ल्ड में जिसने ये प्रोग्राम्स चलाए। ठीक है, तो 1951 करके आपको एक ईयर याद रखना है। ठीक है, तो ये 1951 में इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाए थे। तो यहाँ से एक MCQ बन सकता है। ठीक है, और वर पीरियडिकली असेस्ड ओवर पास्ट डिकेड्स, और इन पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो भाई इस वाले पेज पे बहुत कॉमन सी चीज़ें दे रखी हैं। तो ठीक है, तो भाई इंडिया में ये प्रोग्राम चल रहे थे एक पॉपुलर नेम के थ्रू। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर नेम हुआ, वो होता है RCH। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये लिखी हुई रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाए थे। ठीक है, किस लिए चलाए थे भाई? अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैला सकें। ठीक है, वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटिव एस्पेक्ट एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी सपोर्टिंग और बिल्डिंग अप। तो भाई इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज सपोर्ट हुई है ना, और हेल्थ की सोसाइटी के लिए। तो इसके लिए हमारा टास्क जो था अवेयरनेस फैलाने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा? हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स। ठीक है, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स की हेल्प से, प्रिंटेड मीडिया की हेल्प से, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट NGOs ने, ठीक है, यानी नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने काफ़ी काम किया। और भाई अवेयरनेस कौन फैलाता है? पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर्स, फ्रेंड्स, मेजर रोल इनका था भाई। ठीक है, और भाई हमने इंट्रोडक्शन कराया सेक्स एजुकेशन का स्कूल्स में। ठीक है, लोगों को एडोलेसेंस के बारे में बताया। ठीक है, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में बताया, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी, सेक्स के मिथ्स को दूर किया। ठीक है, बहुत लोगों में मिथ्स होता है कि भाई एड्स जो है टच करने से हो जाता है, तो भाई छूने से या झूठा खाने से ऐसा नहीं होता, सिर्फ है ना। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी, STDs और एड्स के बारे में। ठीक है, एडोलेसेंस के बारे में चिल्ड्रंस को पढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, और भाई बर्थ कंट्रोल के बारे में बताया मैरिजेबल ग्रुप्स वाले लोगों को, ताकि भाई है ना, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया कि भाई अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करोगे तो बच्चे में इतने सारे विटामिन और इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, और द इक्वल अपॉर्चुनिटी दी मेल और फीमेल चाइल्ड को, एंड वुड एड्रेस इंपॉर्टेंट ब्रिंग अप सोशली हेल्थी फैमिलीज़, ताकि सोशल हेल्थी फैमिलीज़ आ सके। अवेयरनेस फैलाई लोगों में, भाई अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन हो रही है, तो भाई तो थोड़ा कॉन्डम्स वगैरह का यूज़ करना। ठीक है, क्या होता है इन सब के बारे में, ठीक है, बताया। सेक्स अब्यूज़ के बारे में बताया, सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए सब चल रहा था RCH प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये सब उसकी स्ट्रेटजीज़ है, हमने क्या क्या किया। तो भाई है ना, ये बिल्डअप सोशली रिस्पॉन्सिबल हेल्थी सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए। तो अब उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ वेरियस एक्शन। अब ऑडियो विजुअल प्रोग्राम चलाने हैं, इसका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब भाई पूरी प्लानिंग के साथ ये काम करना चाहिए। ठीक है, और प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, यानी टीचर्स जो सही तरीके से इस चीज़ को डिलीवर कर सके, लोगों में सही मैसेज पहुँचा सके, है ना। और प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STD, अबॉर्शन, कंट्रासेप्टिव मेथड्स प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसका इलाज करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे मतलब सही लोगों को सही ना। एक अमीनियोसिंथेसिस क्या होता है? एक टेस्ट होता है, अमीनियोसिंथेसिस टेस्ट है। अब इस टेस्ट में होता क्या है? इस टेस्ट में जो फीटस होता है मदर के पेट में, तो उसका क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, ताकि भाई बच्चे में पता चल सके कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है ना, सिकल सेल अनीमिया जैसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। लेकिन लोगों ने उसका क्या करा, गलत इस्तेमाल करने लगे, उसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल करने लगे। और जो फीमेल साइड अगर हमें वहाँ पर डिटेक्ट हो जाती थी तो वो लोग उनको किल कर देते थे।
है ना। तो फीमेल फेटिसाइड्स के केस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने एमनियोसिंथेसिस को क्या करा दिया था, बैन करा दिया था, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख, तो ये रही सेक्सुअली बैन ऑन एमनियोसिंथेसिस, है ना। और मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, भाई देखो घर घर पोलियो लगाने वाले, पोलियो की वैक्सीन लगाने वाले आते हैं ना, तो उन सबको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया। तो ये लिखा हुआ है एमनियोसिंथेसिस काय में काम आता है, हेमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, इन सबको टेस्ट करने के लिए था। लेकिन लोग बागों ने क्या करा यार, इसका गलत इस्तेमाल कर लिया ना, रोंग यूज़ करके फीमेल फिटिसाइड्स करने लगे। रिसर्च, भाई इस चीज़ पे रिसर्च को काफ़ी सपोर्ट किया गया है ना। आप इसमें बारे में पढ़ेंगे भी सहेली आगे चैप्टर में, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाया, ये नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। और वैसे बनाया किसने था ये सहेली को बनाया था CDRI, CDRI। अब ये CDRI क्या है भाई, एक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में है, इंडिया में। तो उन्होंने सहेली को बनाया, ये वंस इन अ वीक पिल है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को प्रमोट किया गया, ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लोगों की देखा गया, इंडिकेट करता है इम्प्रूव्ड और हेल्थी सोसाइटी के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन जब इतनी अनकंट्रोल, ठीक है, आप सबको बताएं इंडिया की कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है अनकंट्रोल, तो उसको हमने कैसे कंट्रोल किया, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब भाई NCERT में इसके लिए कुछ डाटा दिया हुआ है, तो भाई ये तो पढ़ना पड़ता है डाटा, ठीक है। तो भाई इसमें बेसिकली क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में कि भाई पॉपुलेशन जो है अंधी बढ़ रही थी। तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, 2 बिलियन पॉपुलेशन थी 1900 में, वर्ल्ड की पॉपुलेशन बता रहे हैं 2 बिलियन थी 1900 के आसपास, जो कि 6 बिलियन पहुँच गई 2000 में, ठीक है। और आज मतलब आज नहीं, मतलब NCERT के अकॉर्डिंग 2011 में 7.2 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच गई, ठीक है। और सिमिलर ट्रेंड हमें इंडिया में भी देखने को मिला, 350 मिलियन 1947 में, ठीक है। 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी भाई, 350 मिलियन, 350 मिलियन इंडिया की पॉपुलेशन थी, जो कि बढ़ गई भाई 1 बिलियन, देख रहे हो कितना ज़्यादा मतलब बढ़ी है, 1 बिलियन के आसपास पहुँच गई 2000 में। और भाई ये क्रॉस कर चुकी है 1.2 बिलियन इन मई 2011 में, ठीक है। अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये चीज़ क्या है, ठीक है, पहले इसको इरेज कर देता हूँ, मैं बताता हूँ ये चीज़ क्या है। देखो यार अभी पेन नहीं आया तो राइटिंग ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगी, तो डेथ रेट के बारे में बता देता हूँ, है ना। तो भाई डेथ रेट सिंपल सी बात है, जैसे जैसे डेथ रेट कम होगा, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई तो डेथ रेट कम होने लगा, और डेथ रेट कम होने लगा तो पॉपुलेशन भाई बढ़ने लगी। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है भाई, देखो जैसे कोई मदर ने चाइल्ड को बर्थ दिया, है ना, और अगर पुअर मेडिकल कंडीशन जो कि पहले हुआ करती थी, तो भाई मदर की क्या हो जाती थी, कभी कभी डेथ हो जाती थी। या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसको सही कंडीशन ना मिलने की वजह से, सही डॉक्टर्स ना मिलने की वजह से डेथ हो जाती। तो ये सब आज के टाइम पे कम हो गया, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी इंप्रूव हो गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे वो डेथ रेट हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। और जो बर्थ रेट है ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि यंग पॉपुलेशन काफ़ी है इंडिया में। तो ये चारों फैक्टर क्या हैं, अपोजिट काम कर रहे हैं, चारों फैक्टर पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, है ना। आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को, बर्थ रेट बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घट रहा है क्योंकि, तो भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेथ रेट घट रहा है तो भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये चीज़ सिंपल यहाँ पे सारे में लिखी हुई है ना। तो RCH प्रोग्राम के थ्रू हम इस चीज़ को कम करना चाह रहे थे, ठीक है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भाई पॉपुलेशन दिख रही थी ना 20/1000 पर ईयर थी, यानी इंक्रीमेंट हो रहा था 2% का पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें इसमें लिखी है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए, है ना। और भाई फूड शेल्टर के लिए, क्लॉथ इंस्पाइट के लिए, इनसिग्निफिकेंट प्रोग्रेस के लिए, मेड इन दुफोर। तो भाई हमें ना गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि पॉपुलेशन के ऊपर क्या है, एक सीरियस एक्शन लिया जाए, ठीक है। तो द मोस्ट पॉपुलर स्टेप्स टू ओवरकम द पॉपुलेशन टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज़। तो भाई गवर्नमेंट ने क्या किया, स्मॉलर फैमिलीज़ को प्रमोट करने लगे, हम दो हमारे दो करके स्लोगन चलाने लगे, ठीक है। और भाई एक गवर्नमेंट ने बहुत एक्शन अच्छा लिया था, अच्छा क्या मतलब देख लो आप, मैरिजेबल एज को जो है राइज कर दिया था, ताकि भाई पॉपुलेशन को कम किया जा सके। फीमेल्स की एज को 18 ईयर्स कर दिया और मेल की 21 ईयर्स, कि भाई 21 साल से पहले कोई मेल शादी नहीं करेगा। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को प्रमोट किया गया। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं भाई, कॉन्डम्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अपन प्रमोट करते हैं, ताकि भाई अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ को हम स्टॉप कर सके। एडवर्टीजमेंट मीडिया के थ्रू, पोस्टर बिल्स के थ्रू, इन सब चीज़ों को हमने प्रमोट किया है, ठीक है।
था ना, मिनट चूज करिए। हाँ यही है। तो भाई ऑन करते हैं। तो भाई ठीक है, हमारे दो को प्रमोट किया और भाई काफ़ी चीज़ें प्रमोट की गई, ठीक है। अर्बन वर्किंग चाइल्ड नोम, और भाई मेरी एज को राइज कर दिया 18 ईयर्स और मेल के लिए 21 ईयर्स। सो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या चीज़ होती है, अब हम कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव एक ऐसे मेथड है जो जिससे भाई मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसीज को स्टॉप किया जा सके। अब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव किसे कहते हैं, जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, है ना, ईजिली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, मतलब काम भी करना चाहिए, रिवर्सिबल हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कभी प्रेगनेंसी हो ही ना उसको इस्तेमाल करने के, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लीस्ट साइड इफेक्ट, मतलब साइड इफेक्ट या तो हो ही ना, और हो तो भाई बहुत ही ज़्यादा कम हो। तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेजेंट अवेलेबल, ठीक है, बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि नेचुरल या ट्रेडिशनल। तो ठीक है, नेचुरल बिना किसी के इस चीज़ के इस्तेमाल करके जो ट्रेडिशनल है ना होते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बैरियर मेथड जैसे कॉन्डम हो गया, आईयूडीज़ वगैरह, कोपर आईयूडीज़ आती हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव जो कि अभी बताया था, सहेली वगैरह, ठीक है, और इंजेक्टेबल्स होते हैं, ठीक है, इम्प्लांट्स होते हैं जो कि स्किन के अंदर इम्प्लांट करते हैं, या फिर सर्जिकल मेथड्स करा लो, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड। तो भाई ये नेचुरल मेथड क्या चीज़ है, ठीक है। तो भाई अ वर्क ऑफ प्रिंसिपल्स अवॉइडिंग चांस ऑफ मीटिंग स्पर्म। तो भाई हम ऐसे चांस को ही अवॉइड कर दें कि स्पर्म और ओवम दोनों मीट करें, ठीक है, ऐसे चांस को अवॉइड करना। तो सबसे पहला इसका है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है भाई, एक ऐसा सच मेथड्स इन विच कपल्स अवॉइड और एब्स्टिनेंट इन फ्रंट ऑफ कोइटस बिटवीन 10 to 70 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब क्या होता है, 10 से 17 दिन के बीच में ज़्यादातर चांस होते हैं ओव्यूलेशन होने के। अगर कपल 10 से 17 दिन के बीच में ही सेक्स ना करे तो भाई चांस नहीं होते ना कि प्रेगनेंसी हो जाए, लेकिन इसका रिस्क बहुत हाई है कि भाई ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि चीज़ ना काम करे, क्योंकि नेचुरल है ना। देयर फॉर abstaining कोइटस ड्यूरिंग द पीरियड, तो इस पीरियड में हम ना करें। विड्रॉल और कोइटस इंटरप्शन। अब विड्रॉल से मतलब क्या समझ में आता है कि भाई ड्यूरिंग सेक्स करते वक्त अगर मेल पार्टनर अपना विड्रॉल कर ले, पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल ले, तो उसको बोलते हैं विड्रॉल मेथड, ठीक है। मतलब ये सारे क्या हो रहे हैं कि भाई चांस जो है मीट करने की स्पर्म और ओवम की हम कैंसिल करा दें। लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया, अब भाई लैक्टेशन का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग है ना, जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग पे होती है। एमनोरिया, एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ पीरियड, है ना, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल, ठीक है। अब इस मेथड का इस्तेमाल जब किया जाता है जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है, उस टाइम पर अगर आप कोई इंटरप्ट करते हो तो भाई प्रेगनेंसी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि भाई उस टाइम पे पीरियड्स जो है एब्सेंस होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर में, ठीक है। लेकिन ये इफेक्टिव कितने टाइम है, ये इसका MCQs भी बन सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 6 मंथ्स के लिए ही ये सिर्फ इफेक्टिव है, ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया वाला मेथड। ओके फाइन, तो आगे चलते हैं। तो भाई अभी तक जो हमने पढ़ा वो नेचुरल मेथड था, ठीक है। नेचुरल मेथड में हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो भाई हमने पढ़ा कि भाई 10 से 17 दिन के बीच में आप क्या करो, ओवम और स्पर्म को मीट ही ना कराओ, ठीक है। एक हमने पढ़ा भाई क्या पढ़ा, लैक्टेशनल एमनोरिया यानी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, और एक हमने पढ़ा विड्रॉल मेथड, यानी आप जब आपका इजैकुलेशन हो उस टाइम पर आप उसको पीनस को बाहर निकाल लो वजाइना से। तो ये 3 मेथड आते हैं नेचुरल मेथड में। अब हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड, ठीक है। तो बैरियर मेथड्स क्या होता है, बैरियर मेथड्स, ठीक है भाई, ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। अब फिजिकल मीट को ओवम और स्पर्म की हम रोक रहे हैं, किससे, बैरियर्स की हेल्प से। बैरियर्स कौन कौन हो सकते हैं, तो भाई कॉन्डम, सिंपल सी बात है। बैरियर मेथड ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट। एक लेटेक्स या थिन रबर की शीट होती है जो कि कवर करती है पेनिस को और मेल वजाइना सर्विक्स को जस्ट बिफोर कोइटस, तो कि इजैकुलेशन में भाई उन दोनों का क्या ना हो सके, नहीं हो सके। एक ये क्वेश्चन बहुत आता है यार, निरोध क्या होता है, एक मेल कॉन्डम्स का फेमस ब्रांड है, ठीक है, निरोध। तो ये MCQs में आ जाएगा। और एक चीज़ ये इसमें लिखी हुई है कि कॉन्डम है दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। कॉन्डम किन दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, मेल और फीमेल के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन किससे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्डम डायफ्राम और सर्विक्स के बीच में डिफरेंस का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये देख रहे हो ना, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, और इनके बीच में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो कॉन्डम्स होते हैं ना, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को, STDs को क्या करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है।
यहाँ से एसटीडीज़ नहीं हो सकते। लेकिन ये जो होते हैं डायफ्राम्स वगैरह एसटीडीज़ को क्या करते हैं, प्रिवेंट नहीं कर सकते, है ना। इसमें फंक्शन क्या होता है, इसमें डिफरेंस एक चीज़ और होती है कि ये डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट सिर्फ फीमेल के लिए अवेलेबल होते हैं, मेल के लिए नहीं होते। लेकिन कॉन्डम मेल और फीमेल दोनों के लिए काम करता है, ठीक है। सर्वाइकल डायफ्राम को भी ये वजाइना में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। और इनके साथ अगर हम स्पर्मिसाइडल क्रीम यानी जो स्पर्म को मारने वाली क्रीम या जेलीज लगा लें तो इनकी इफेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। सिंपल है ना। तो बस ये डिफरेंस आपको याद करना है कि मेल फीमेल के लिए कॉन्डम यूज़ किया जाता है, एसटीडीज़ को प्रिवेंट कर सकता है, और भाई सर्वाइकल डायफ्राम सिर्फ फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है और एसटीडीज़ को प्रिवेंट नहीं करता, ठीक है। आगे चलते हैं। तो भाई इसी के साथ हमारी दो चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। नेचुरल मेथड का ख़त्म हो गया और बैरियर मेथड ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और एंट्री लेती है, वो होती है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, है ना, आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अब ये आईयूडी क्या चीज़ है भाई, ठीक है। दिस डिवाइस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्स, ठीक है भाई। ये आप खुद से नहीं लगा सकते, ठीक है, डॉक्टर्स या फिर आपको एक्सपर्ट नर्स की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। अब ये भाई आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस से समझ में आता है कि भाई ये यूट्रस के अंदर, आप है ना, जो फीमेल होती है उनके यूट्रस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब ये अवेलेबल होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। इसमें एमसीक्यूज भी आता है, क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले नॉन मेडिकल आईयूडी। अब ये कितने तरीके के होते हैं वो आप लिख लो, देखो, ठीक है भाई। एक तो होता है इसका टाइप हार्मोनल आईयूडी, ठीक है। एक होता है नॉन मेडिकल आईयूडी, ठीक है। और एक होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तो इन तीनों के एग्जांपल देखो यहाँ ले रखे हैं, आप अपनी एनसीईआरटी में से देख सकते हो। तो भाई जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होती है उसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है, उसका नाम है लिपल्स लूप। और जो कॉपर रिलेटिंग आईयूडी है उसके भाई ये तीन एग्जांपल हैं, आपको तीनों याद करने पड़ेंगे, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। मैं यार आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको, ठीक है। देखो भाई कॉपर की हो गई कॉपर टी, मल्टीलोड 375, और नॉन मेडिकल में ये आ गया एग्जांपल लिपल्स लूप, ठीक है। और हार्मोनल में कौन कौन सी होती है, हार्मोनल में हो गया प्रोजेस्टा सर्ट और एक LNG-20 आती है। तो भाई आईयूडी करती क्या काम है, आईयूडी जो है भाई मतलब स्पर्म्स को खा जाती है, मतलब एक तरीके से समझ लो अनसुटेबल कंडीशंस बना देती है, खाने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए अनसुटेबल कंडीशन बना देती है यूट्रस के अंदर। अब खाने वाली क्या बात थी भाई, जो कॉपर आयंस होता है ना, सप्रेस करता है स्पर्म की मोर्टेलिटी को, मतलब वो मूवमेंट होती है ना, जो स्पर्म को मूवमेंट करके वहाँ तक पहुँचता है उसके दबा देता है, हल्की कर देता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो भाई ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि भाई अनसुटेबल बना देती है इम्प्लांटेशन के लिए, तो ये फीमेल्स के लिए ही होता है। और भाई वाइडली एक्सेप्टेड है इंडिया में। अगर आपसे पूछा जाए ना वाइडली एक्सेप्टिव कौन सा मेथड है जो वाइडली एक्सेप्टेड है इंडिया में, तो आप आईयूडी लिख कर आओगे, ठीक है, आईयूडी, है ना, ठीक है। अब एक चीज़ आती है भाई ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अब जो ओरल हम खाते हैं, ठीक है, टैबलेट्स आती हैं किसके लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के लिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई इसमें क्या होता है, उन टैबलेट्स में होता क्या है भाई, डोज दिया जाता है या तो प्रोजेस्टेरोन का या फिर प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के कम्बिनेशन का, या तो खाली प्रोजेस्टेरोन होगा या प्रोजेस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन का क्या होगा, कम्बिनेशन आपको उन टैबलेट्स में दिया जाएगा। अब ये करते क्या है, तो यार ये फेक प्रेगनेंसी की कंडीशंस बना देते हैं, ठीक है। अब आपने सुना होगा यार, या पता होगा कि भाई जब कोई प्रेग्नेंट होती है तो वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन की जो है हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और हाई होते हैं उस वक्त पे, ठीक है। तो ये ऐसे हार्मोन्स अगर आपके होंगे ना उसमें इसके थ्रू दे दिए जाएंगे तो फेक प्रेगनेंसी की कंडीशंस को बना देगा, ठीक है, जिसकी वजह से फर्दर पीरियड्स के में स्टॉप हो जाएंगे। तो ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना। इन अ फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हैंस पॉपुलरिटी कोल्ड पिल्स। तो भाई ये करता क्या है, ये काम कैसे करता है, सिर्फ आपको ये पढ़ना है, ठीक है। हैंस पॉपुलरली कोल्ड एज पिल्स, तो इनको पॉपुलरली क्या कहा जाता है, पिल्स। तो टेकन डेली, अब आपको 21 दिन तक इनको लगातार खाना होता है, ठीक है। 21 डेज़ के लिए इनको डेली खाना होता है और बीच में 7 डेज़ का क्या दिया जाता है, गैप दिया जाता है, ठीक है, आफ्टर अ 7 डे गैप। अब कब प्रीफर करते हैं, देखो पीरियड स्टार्ट होने से 1 से 5 दिन तक इनको बिफोर 1, जो स्टार्टिंग के 1 से 5 डेज़ होते हैं ना पीरियड के, उसमें इनको प्रेफर करते हैं कि खाने के, ठीक है। एक अब जो मैं बता रहा था ना, ये करते क्या है, ठीक है, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन। अब ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देंगे भाई। जब बॉडी में फेक प्रेगनेंसी की कंडीशन हो गई ना, तो भाई अब ओव्यूलेशन क्यों होगा, ठीक है, तो इम्प्लांटेशन एज वेल क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस ठीक हो जाएगा। अब रिटार्ड करेगा एंट्री ऑफ स्पर्म, अब स्पर्म की एंट्री को ऑब्वियसली रिटार्ड करेगा जब फेक प्रेगनेंसी की कंडीशन बॉडी में आपने बना दी है ना। दे आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफ़ेक्ट। अब इनका क्यों इतनी है ना फेमस है भाई, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कम है और भाई
अच्छी इफ़ेक्ट, अच्छा काम करती है और एक्सेप्टेड बहुत ज़्यादा करी जाती हैं फीमेल्स के थ्रू। अब एक सहेली जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, जो न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है और नॉन स्टेरॉइडल है, यानी इसमें प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। इट्स वंस अ वीक पिल, यानी हफ्ते में सिर्फ 7 डेज़ में आपको सिर्फ क्या, एक बार खानी है और आपको काम हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, वंस अ वीक, और इसके बहुत ही ज़्यादा कम साइड इफ़ेक्ट है। अब साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा कम क्यों है? क्योंकि भाई इसमें कोई हमने स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं किया, और भाई इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू यानी काम बहुत अच्छा करती है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं भाई इम्प्लांट्स की। अब इम्प्लांट्स होते क्या हैं, ठीक है। अब भाई प्रोजेस्टेरोन अलोन या फिर कम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन। अब प्रोजेस्टेरोन या तो अकेला या ईस्ट्रोजन, वही भाई पिल्स वाला कंसेप्ट है प्रोजेस्टेरोन, है ना भाई। इनका पिल्स वाला बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। उसी कम्बिनेशन में प्रोजेस्टेरोन या फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के कम्बिनेशन में आप इंजेक्शंस ले लो या इम्प्लांट्स ले लो, ठीक है। देख रहे हो ना, अंडर द स्किन देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू द पिल्स, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन ऑब्वियसली सिमिलर होगा और ये इफेक्टिव रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये पिल से ज़्यादा इफेक्टिव है, क्यों? क्योंकि ये आपका 1 से 3 साल तक काम कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 3 साल तक आपको मतलब अगर आपने अपनी स्किन के अंदर लगा लिए तो आपको काम कर जाएंगे। अब ये दिखते कैसे हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहे, ठीक है, ये रहे, है ना। ये आप अपनी स्किन के अंदर क्या कर लेते हो, इम्प्लांट करा लो तो आपका, ठीक है, दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है। ये हाथ में पकड़ रखे हैं, इनको बोलते हैं आप इम्प्लांट्स, ठीक है। चलिए तो अब पढ़ते हैं किसके बारे में। अब ये बता रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन। अब भाई एक चीज़ होती है, ठीक है, जब कम्बिनेशन होता है ना प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का और आईयूडी विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस हैव बीन फाउंड टू वेरी इफेक्टिव एज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल एमरजेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोडक्टिव इंटरकोर्स। मान लो आपने कोई इंटरकोर्स कर दिया और आपने मतलब ये लगाना भूल गए, आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, या फिर कोई ऐसा केस हो गया क्राइम वगैरह का, तो वहाँ पे आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए फर्दर, तो अगर लेकिन आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करा दिया तो आपको 72 आवर्स के अंदर 72 घंटों के अंदर अगर आपने आईयूडी का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, या फिर इम्प्लांट्स का इस्तेमाल कर लिया, या फिर ठीक है प्रोजेस्टेरोन या ईस्ट्रोजन का इंजेक्शन लगा दिया, प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन का, तो वहाँ पे ये एमरजेंसी काम करता है। एमरजेंसी में उसका काम करता है, एमरजेंसी में कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब एक चीज़ आती है सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स आर नोन एज स्टरलाइजेशन। सर्जिकल मेथड्स को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि भाई हम सर्जरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेल और फीमेल पार्टनर टर्मिनल मेथड्स टू प्रिवेंट एनी मोर। भाई इसके बाद कुछ नहीं भाई, टर्मिनल मेथड है, इसके बाद स्टॉप हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में दिखा रखा है सर्जिकल मेथड के। भाई फैलोपियन ट्यूब को ऐसे काट देते हैं फीमेल के अंदर, है ना। फैलोपियन ट्यूब को ट्यूबिक्टोमी कहा जाता है, तो यहीं से पढ़ लो ना, ट्यूबिक्टोमी कहा जाता है। तो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब को ऐसे कट कर दिया जाता है और फिर टाई कर दिया जाता है, और मेल के केस में बोला जाता है इसको वैसिक्टोमी। सर्जिकल मेथड से यानी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर आप करा रहे हो ना, है ना, सर्जिकल मेथड से, तो ठीक है। मेल के केस में इसको बोला जाएगा वैसिक्टोमी, ठीक है, और फीमेल के केस में ट्यूबेक्टोमी। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि भाई फैलोपियन ट्यूब ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। और यहाँ पे वास्ट डिफरेंस बोलते हैं ना इस ट्यूब को, आप चैप्टर 2 में पढ़ा था, ठीक है। तो इसको वैसेक्टोमी, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बारे में बताते हैं। भाई इसकी रिवर्सिबिलिटी क्या है? बहुत पुअर है। एक बार आपने सर्जरी करा ली, वैसेक्टोमी करा ली, तो भाई उसको रिवर्स करना इस मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगी ना। तो इसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है, या फिर कह दो कि भाई इरिवर्सिबल है एक तरीके से, ठीक है ना। देखो रिवर्सिबिलिटी पुअर है, पर है तो हाईली इफेक्टिव। हाईली इफेक्टिव मतलब भाई एक बार मतलब हो गया ना काम, तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो इट्स नीड टू बी एम्फेसिस द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कंट्रासेप्टिव। अब भाई देखो ये देखना पड़ता है कि भाई आप सुटेबल कंट्रासेप्टिव इस्तेमाल कर रहे हो, उसे उल्टा सीधा नहीं उठाना चाहिए, ठीक है, जिसका काम सही से ना करे। तो इसलिए क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से आपको, ठीक है, एडवाइस ले लेनी चाहिए इस चीज़ में, या फिर ठीक है ठीक ही चीज़ इस्तेमाल करो। अब भाई देखो आप नेचुरल चीज़ के अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, है ना। तो जब भी आप नेचर के अगेंस्ट जाते हो ना, तो भाई देखो नुकसान तो होता ही है उसका, ठीक है। तो नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ मेथड्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे पॉपुलेशन पे काफ़ी कम हो रही है, ठीक है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। अब साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? पॉसिबल इल इफेक्ट होता है, जैसे नोजिया हो गया, एब्डोमन पेन हो गया, ठीक है, फीमेल्स के एब्डोमन में पेन होने लगता है, ठीक है, जैसे कोई ज़्यादा, ठीक है, समझ रहे हो,
ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग, कभी कभी मतलब अनप्रिडिक्टेबल ब्लीडिंग निकलने लगती है, ठीक है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है, मतलब बेवजह, ठीक है, कभी भी ब्लीडिंग हो रही है। ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, इवन मतलब ज़्यादा कुछ अगर फर्दर आप इनका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो ब्रेस्ट कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भाई इसको टोटली इग्नोर करना नहीं चाहिए, आपको दिखाना चाहिए। तो ठीक है, अब अगले टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये क्या चीज़ है भाई, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि मेडिसिन का यूज़ करके, मेडिकल साइंस का यूज़ करके आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हो, यानी ख़त्म कर रहे हो हुई हुई प्रेगनेंसी को। तो ठीक है, चलते हैं इस चीज़ की डिटेल के ऊपर। तो भाई देखो MTP पे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो ये होता क्या है, ठीक है भाई, इसको वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जानबूझकर प्रेगनेंसी को ख़त्म करा देना, इसको अबॉर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। आपने ये नाम सुना होगा ना, अबॉर्शन। तो भाई ये काफ़ी कंट्रीज़ में क्या है, मतलब एक उसका माहौल रहा है, एक डिबेट का, कि भाई आप ऐसा क्यों करा रहे हो, तो रिलीजियस कल्चरल वैल्यू की वजह से। तो इसलिए काफ़ी कंट्रीज़ में ये लीगलाइज है, काफ़ी में नहीं है, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लीगलाइज कर दिया था, ठीक है। लेकिन ऐसे ही नहीं कि भाई कोई भी करा ले, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसको इंडिया को लीगलाइज करा था 1917 में अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन, ताकि इसके मिसयूज ना हो सके। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ होता कैसे है, ठीक है भाई। देखो 45 to 50 मिलियन, ठीक है, समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर है, यानी 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी जो वर्ल्ड में अगर पाँच प्रेगनेंसी हो रही है ना, तो उनमें से एक MTP के थ्रू ख़त्म कर दी जा रही है, ठीक है। तो भाई देख लो ये पॉपुलेशन पे चेक रख पा रहा है, लेकिन इसका ये एम नहीं था कि ये पॉपुलेशन पे चेक रखे, लेकिन देखो इस चीज़ से ये हो रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा MTPs परफॉर्म की जा रही है ना। तो वाई MTP, ठीक है, ऑब्वियस आंसर इज़ नॉट टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो ठीक है, इसका ऑब्वियसली से आंसर है ये अनवांटेड प्रेगनेंसी से गेट रिड करने के लिए, ताकि भाई अगर आपको नहीं चाहिए प्रेगनेंसी और वो गलती से हो गया, या फिर किसी क्राइम सीन की वजह से ऐसा कुछ सीन है रेप वगैरह का, तो उसमें हो गया, तो उसको ख़त्म कराने के लिए, ठीक है। तो या फिर ऐसा, देखो इसका मेन रीज़न एक ये बनता है कि कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी भाई फैटल हो सकता है, यानी जानलेवा हो सकता है माँ के लिए या फिर फीटस के लिए। तो इसलिए तो MTP जो है वो सेफ़ माना जाता है अराउंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है, देखो 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 मंथ्स ऑफ, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आप करा रहे हो ना, तो भाई वो ठीक है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर अब मच मोर रिस्कियर, अगर लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर पे पहुंच गए, यानी 6th मंथ के अंदर पहुंच गए ना आप, मतलब 3 मंथ से ऊपर चले गए, तो भाई वो बहुत ज़्यादा रिस्कियर हो जाता है। और आजकल क्या देखा जाता है ट्रेंड में, कि भाई जो MTP है वो कुछ, ठीक है, जो इलीगल लोग हैं ना, इलीगली फीमेल फिटिसाइड्स की केस करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अनक्वालिफाइड कोएक्स के थ्रू MTP की जा रही है, तो भाई वो गलत है। उस चीज़ को गवर्नमेंट बैन करती है, और उसकी, ठीक है, समझ रहे हो, एमनियोसेंटेसिस की वजह से सेक्स डिस्क्रिमिनेशन करके फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, तो उस चीज़ को गवर्नमेंट ने अवॉइड करने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट सिचुएशन इस पर लगाई गई हैं। तो उसके बारे में दे रखा है कि भाई ऐसी प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप अनक्वालिफाइड लोगों के पास जाके MTP करा रहे हो, तो भाई वो फीटस और मदर दोनों के लिए क्या है भाई, फैटल है, जानलेवा है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, वेनियल डिजीज़। अब देखो इन सबसे सभी लोग जानते हैं एड्स वगैरह, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को हम वेनियल डिजीज़ भी बोलते हैं, या फिर RTI भी बोलते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये लिखा हुआ है ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये वाला, ठीक है। तो ये कौन कौन सी होती हैं, एक तो गोनोरिया होता है, सिम्फिलिस होता है, जेनाइटल हर्पीस होता है, क्लाइमोडाइनस, जेनाइटल वार्ड्स, तो ये सब नाम दे रखे हैं, तो आपको नाम पढ़ लेने हैं, ठीक है। मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन रिसेंट ईयर, तो भाई आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, सबको ही पता है, मतलब एड्स काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। कॉमन STIs अमंग दीज HIV इन्फेक्शन इज़ मोस्ट डेंजरस इन डिस्कशन ऑल। अब ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ते हैं डिटेल में। सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस B, HIV इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्टेबल नीडल्स। अब ये होता कैसे भाई, इंजेक्टेबल नीडल्स आप एक दूसरे की शेयर कर रहे हो, ठीक है, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट किसी इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर आपने उसके ब्लड को टच करके दूसरे में, है ना, इन्फेक्टेड पर्सन के, और ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड हो गया। ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड मतलब भाई इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड आपने ले लिया, तो या फिर इन्फेक्टेड मदर से फीटस को हो सकता है। अब भाई एक इसमें चीज़ आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, कि अगर भाई ये सब हमने अर्ली डिटेक्ट कर लिया बॉडी के अंदर, तो ये क्योरेबल हैं, लेकिन सिर्फ 3 ऐसे हैं जो क्योरेबल नहीं है। कौन कौन से, एक तो भाई आपका जेनाइटल हर्पीस,
आप यहाँ से स्पेलिंग देख लेंगे, ठीक है। जेनाइटल हर्पीज़ हो गया, एक आपका एड्स हो गया, है ना, एड्स हो गया। अब एड्स किसके थ्रू होता है भाई? HIV वायरस के थ्रू, है ना। ये आपको याद रखना है, ह्यूमन हेल्थ ऑफ डिजीज़ में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यार, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर सिंड्रोम, ठीक है। और एक और चीज़ होती है जेनाइटल हर्पीज़ के बाद हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है सिंपल कि भाई ये तीनों क्या है, अनक्योरेबल है भाई। अगर हो गए ना तो भाई ये क्योर नहीं किए जा सकते, ठीक है, इनका इलाज नहीं है। और ये मैं याद करता हूँ HHH की मदद से, ठीक है, H और H। तो कौन कौन अनक्योरेबल? HHH, यानी HIV जो एड्स की वजह से होता है, ठीक है, जेनाइटल हर्पीज़ और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। उसके बाद बेसिक चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। तो भाई 15 से 24 साल के जो एज ग्रुप है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ये वाली डिजीज़ देखना, है ना, क्योंकि उस टाइम पे मतलब एडोलेसेंस एज होती है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती, तो इसीलिए ये दे रखा है ना। अब इसके क्या क्या वो होते हैं, मतलब इनके सिम्टम्स, है ना। तो एक तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती हैं ये। पेल्विक इन्फ्लामेटरी यानी पेल्विक एरिया पे आपके इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। मेल्स के केस में टेस्टिस जो है वो इन्फ्लेट क्या होती है, इन्फ्लामेशन में हो जाती है, यानी सूज जाती हैं। और फीमेल के केस में क्या होता है, पीरियड्स में प्रॉब्लम आने लगती है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंडीशन हो जाती है, यानी जो प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं होती ना, उस ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। और इवन भाई हो सकता है आप इनफर्टिलिटी का शिकार बन जाओ, आप इनफर्टाइल बन जाओ, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब इन सब का क्या क्योर है भाई? इन सबको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशंस आर बेटर देन क्योर, आपने सुना होगा ना, ठीक है। सबसे पहले अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर्स। तो भाई किसी अनजान व्यक्ति के साथ सेक्स ना करें, या फिर मल्टीपल लोगों के साथ, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस, ठीक है। कोइटस करने से पहले भाई कॉन्डम यूज़ कर लिया। हमने बताया था कि कॉन्डम क्या है, आपको प्रिवेंट करता है किससे? STDs से। इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको मान लो डाउट है कि भाई फर्दर इस इंसान को कुछ प्रॉब्लम थी और मैं ऐसा कुछ कर दिया, तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके डायग्नोस ट्रीटमेंट कराएं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो है इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी क्या है भाई? एक इनफर्टिलिटी आजकल के टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। होता क्या है इसमें? द डिस्कशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है। अब इसके क्या क्या चीज़ होती है? लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग आर इनफर्टाइल। मैंने बताया ना, काफ़ी ज़्यादा आजकल कॉमन चल रही है चीज़। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। भाई वे चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि वे अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, ठीक है। कितना 1-2 साल से कर रहे हैं, लेकिन उनको चिल्ड्रन नहीं हो रहे, है ना। द रीज़न ऑफ दिस कुड बी मैनी फिजिकल कंजेस्टल डिजीज़। अब भाई किसी का साइकोलॉजी कोई डिसऑर्डर है, ठीक है। मान लो दिमाग से कोई प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है बंदा, उस वजह से हो सकता है उसकी हेल्थ डाउन है, या ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन सी चीज़ दी हुई है कि भाई इंडिया में फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है कि भाई तुम्हारे में ही कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारी वजह से ही बच्चे नहीं हो रहे। बट ऐसा जनरली नहीं होता, ठीक है। मेल्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस चैप्टर में यहाँ पे ये आपको बताई गई है। would could help in clinical diagnosis, corrective treatment and some of disorder enable the couples have children, however correction। तो देखो यार, तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए एक टेक्निक डेवलप की। आजकल की साइंस काफ़ी ज़्यादा भाई आगे चली गई। तो एक टेक्निक है आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड का मतलब ही समझ में आ रहा है कि भाई असिस्ट किया जा रहा है साइंस की हेल्प से ना। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ आर्ट, तो इसकी हेल्प से इनफर्टाइल कपल है जो कंसीव नहीं कर पा रहा है, जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उनकी हेल्प हम कर रहे हैं, ठीक है, आर्ट से। क्या से भाई? आर्ट से, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज से। अब देखो ये आर्ट में 4 टेक्निक्स आती हैं, तो ठीक है। अब मैं आर्ट लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। इसमें 4 टेक्निक्स आती हैं, ठीक है। एक हो गया इन वीवो फर्टिलाइजेशन, है ना, इन वीवो। और एक होता है भाई इन विट्रो। तो ये क्या चीज़ है? इन वीवो इन विट्रो में क्या है भाई? इन वीवो का मतलब है लिविंग बींग्स, अगर मतलब इनसाइड लिविंग बींग्स। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो लिविंग बींग के अंदर हो रही है, और इन विट्रो का मतलब है जो फर्टिलाइजेशन है नॉन लिविंग के अंदर हो रही है, मतलब टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं हम फर्टिलाइजेशन बेसिकली। तो उस चीज़ के लिए लिखा जाता है ना, देखो ये लिखा हुआ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कैसे? अगर हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, ठीक है, बॉडी के बाहर हम फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, तो हम वहाँ से डोनर से ले लेंगे स्पर्म या फिर ओवम। मान लो अगर वाइफ का ओवम नहीं है,
मतलब उसके पास अवेलेबल नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है, तो हम किसी और डोनर फीमेल से ओवम ले लेंगे, और मेल में प्रॉब्लम है तो हम किसी और मेल से स्पर्म ले लेंगे। सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो इन विट्रो में सबसे पहले आता है भाई जिफ्ट, ठीक है। ये किस में आता है? विट्रो में जिफ्ट, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। मान लो हम टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा लिया, देखो सिंपल से समझे ना, हमने टेस्ट ट्यूब में हमने वो कराया फर्टिलाइजेशन, हमने बॉडी के बाहर क्या कराई, फर्टिलाइजेशन कराई, बॉडी के बाहर हुआ। जैसे ही हमारा टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बनता है, जाइगोट बनता है 8 सेल स्टेज का। 8 सेल के जाइगोट को ब्लास्टोमियर बोलते हैं, आपको पता है ना। तो उसको हम फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र एक इसमें चीज़ आती है। मान लो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, यूट्रस के अंदर ना, यूट्रस के अंदर। वैसे तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब हम ट्रांसफ़र करते हैं जिफ्ट बोलते हैं, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अब मान लो 8 सेल स्टेज से ज़्यादा हो गया तो हम यूट्रस के अंदर डायरेक्टली डाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, ठीक है। समझ में आया इतना? ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। अब एक चीज़ होती है भाई स्पर्म इंजेक्शन। अब ये स्पर्म इंजेक्शन भी किसका पार्ट है भाई? स्पर्म इंजेक्शन भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है। अब ये किस लिए किया जाता है? मान लो यार स्पर्म के लो काउंट है, ठीक है, नहीं है ना, हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, स्पर्म ले लेते हैं और बॉडी के बाहर निकाल के स्पर्म को डायरेक्ट हम ओवम के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ओवम और स्पर्म टेस्ट ट्यूब में उसको इंजेक्शन के थ्रू अंदर घुसाते हैं ओवम के, ताकि और फिर फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में करते हैं और फिर उसको अंदर डालते हैं, ठीक है। समझ में आया? बेसिकली कितने टाइप होते हैं? 4 ही होते हैं 8 के अंदर, और उसमें से भी 4 में से 2 होते हैं वीवो के और 2 होते हैं विट्रो के, यानी 2 बॉडी के अंदर 2 बॉडी के बाहर, ठीक है। वीवो वाले हमारे हमने कौन से करे भी, ठीक है, स्पर्म इंजेक्शन और जिफ्ट, है ना। तो वो किस में थे? विट्रो के पार्ट थे। अब हम वीवो में पढ़ेंगे, यानी हमें डायरेक्टली बॉडी के अंदर क्या करेंगे, गेमेट्स का ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। उसमें एक आ जाता है भाई गिफ्ट, गेमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। भाई गिफ्ट उस केस में क्या जाता है, मान लो फीमेल है, अब वो अपने अंदर ओवम नहीं बना पा रही है, तो उसके हम ना उसके अंदर हम उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्शन से हम ओवम को ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद हम जब कोइटस कराएंगे तो, ठीक है, समझ रहे हो, वहाँ पे ओवम वैसे बॉडी उसकी कर सकती है, प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती है, अंदर चीज़ें जो कंडीशन है ठीक है, लेकिन बस उसकी बॉडी क्या नहीं बना पा रही है, ओवम नहीं बना पा रही है। तो गिफ्ट है ना, बस समझ लो उसको गिफ्ट ही दे रहे हैं, ठीक है, ओवम उसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक और टेक्निक और आती है जिसका हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मान लो जो मेल है उसके स्पर्म की मोर्टेलिटी कम है ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उस केस में होता है मेल की स्पर्म की मोर्टेलिटी कम है, या फिर हस्बैंड मतलब सही तरीके से नहीं है, तो हम एक हेल्दी डोनर उस केस में लेते हैं। और हेल्दी डोनर क्या करता है भाई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में वो हम इंजेक्शन के थ्रू, तो हम स्पर्म को, है ना, इंजेक्ट करते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर। अब इन दोनों में ही क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर हो रही हैं, ठीक है। तो यानी वीवो में हो रही है, विट्रो में हो रही है, वीवो में हो रही है। अब देखो यार, एक तरीके से मैं दोबारा बना देता हूँ इस चीज़ को। आर्ट है, आर्ट में 2 टाइप होगा, एक ये मानो आप वीवो और ये मानो आप विट्रो, ठीक है, विट्रो। अब वीवो में हमने क्या क्या पढ़ा, बॉडी के अंदर वाली, है ना, बॉडी के अंदर हमने पढ़ा एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एक हमने पढ़ा गिफ्ट। और विट्रो के अंदर हमने पढ़ा क्या, विट्रो के अंदर हमने पढ़ा भाई, एक हमने पढ़ा जिफ्ट, जाइगोट फैलोपियन इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, और एक हमने पढ़ा भाई ICS इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, ICSI इंजेक्शन। तो इसका मैं आपको एकदम पूरा बता देता हूँ। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपको पता है कि भाई स्पर्म को हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं जब हमारे मेल में कुछ दिक्कत है। गिफ्ट का क्या मतलब है, फीमेल मतलब ओवम नहीं बना पा रही, तो फीमेल की बॉडी में हम अंदर ओवम डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। लेकिन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, जिफ्ट यानी हमने बाहर ओवम लिया, बाहर टेस्ट ट्यूब में लिया, ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, ये वाला, ठीक है, विट्रो वाला। और ICS में हमने स्पर्म को इंजेक्शन में भर के टेस्ट ट्यूब के ओवम के अंदर इंजेक्ट किया डायरेक्टली, ठीक है, निडल की हेल्प से। तो यहाँ पे ये चीज़ें चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो भाई पूरा चैप्टर का 1 शॉट हो गया। इसके बाद भाई, इसके बाद कुछ नहीं है यार, पूरी NCERT पढ़ी है। और अगर आप चाहते हो कि नोट्स मिले NCERT के अकॉर्डिंग तो भाई कमेंट में बता देना। बाकी भाई वीडियो कैसी लगी बताओ, ठीक है।